में जाना। आज समझेंगे सप्तमांश कुंडली को। सप्तमांश कुंडली को अर्थात सप्तमांश कुंडली क्या होती है, सप्तमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है, और सप्तमांश कुंडली का क्या फल होता है, सप्तमांश कुंडली का लग्न क्या होता है, सप्तमांश कुंडली से हम क्या देखते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम सप्तमांश कुंडली जो है उससे को देखते हैं, संतान प्राप्ति को देखते हैं। सप्तमांश कुंडली जो आपका लग्न है, उस लग्न से सातवां भाव होता है। आपका जो लग्न है उससे सातवां भाग होता है, वही सप्तमांश कहा जाता है। कैसे इसे भाग करना है, क्या करना है, उस पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसे भाग करना हम लोग सीख लेते हैं, कैसे इसे हम भाग करेंगे। जैसे नवांश कुंडली को हमने जाना, वैसे ही सप्तमांश कुंडली में सात सप्तमांश है। जैसे नवांश के अंदर 9 अंश हैं, नवांश, वैसे ही सप्तमांश में 7 अंश हैं, सप्त अंश हैं। इसे भी डिग्री में ही विभाजित किया गया है, डिग्री में ही इसे बनाया गया है। जो आपका लग्न है 30 अंश का, 30 डिग्री का, उसे 7 भागों में विभाजित कर दिया गया है, 7 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। तो प्रथम जो नवांश है वो 4.17 अर्थात 4 डिग्री 17 मिनट, प्रथम नवांश, फर्स्ट नवांश 4 डिग्री 17 मिनट। और इसे थोड़ा उसी रो में आप लिखेंगे क्षार। क्या है? क्षार इसका फल है। सप्तमांश के लग्न का, सप्तमांश का प्रथम का, दूसरा का, तीसरे का क्या फल मिलता है वो लिखा है, उसे लिखना है क्षार। ठीक है। द्वितीय सप्तमांश 8 डिग्री 34 मिनट तक। पहला जो सप्तमांश है वो 4 डिग्री 17 मिनट तक है। जो दूसरा नववांश सप्तमांश है वो 8 डिग्री 34 मिनट तक। यह क्षीर है, इसका नाम क्या है? क्षीर है। तीसरा सप्तमांश 12 डिग्री 51 मिनट तक है, 12 डिग्री 51 मिनट तक है। यह, इसका जो नाम है वो दधी है, दधी। चतुर्थ सप्तमांश 17 डिग्री 8 मिनट। चौथा सप्तमांश 17 डिग्री 8 मिनट। इसका नाम घृत है, इसका नाम जो है वो घृत है। पंचम सप्तमांश 21 डिग्री 25 मिनट। पंचम सप्तमांश 21 डिग्री 25 मिनट। यह जो है वो इक्खु रस है, इक्खु रस। षष्ठम, छठा सप्तमांश 25 डिग्री 42 मिनट तक है। इसका नाम जो है वो मध्य है, मध्य नहीं, मध्य। सातवां सप्तमांश 25.12 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है। पहला जो है वो 0 से 4 डिग्री 70 मिनट तक है। दूसरा जो है वो 4 डिग्री 70 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट तक है। तीसरा जो है वो 8 डिग्री 34 मिनट से 12 डिग्री 57 51 मिनट तक है। चौथा जो है वो 12 डिग्री 51 मिनट से 17 डिग्री
8 मिनट तक है। पांचवा जो है वो 17 डिग्री 8 मिनट से 21 डिग्री 25 मिनट तक है। छठा जो है वो 21 डिग्री 25 मिनट से 25 डिग्री 42 मिनट तक है। सातवां जो है वो 25 डिग्री 42 मिनट से 30 मिनट तक है। जो सातवां है उसका नाम है शुद्ध जल। ये सात हो गए। ये जो नाम लिखाए गए हैं, क्षार, क्षार जो है वो एक प्रकार से संतान समस्या उत्पन्न करता है। कहाँ उत्पन्न करता है? संतान प्राप्ति में। तो प्रथम नववान जो है वो समस्यादायक है संतान प्राप्ति में। और जो छठा नववांश है वो भी समस्यादायक है। क्योंकि जब क्षार का आप अर्थ देखिएगा, क्षार क्या होता है, तो क्षार एक प्रकार से लुप्त चीजों को कहा जाता है। जो नाशवान है वैसे चीजों को क्षार कहा जाता है। क्षार एक पदार्थ होता है जिसे पानी या किस चीज में मिला दिया जाए तो वो पूरा घुल जाता है। मध्य, मध्य अर्थात शराब। ठीक है। जो छठा है तो वो भी संतान प्राप्ति में समस्या देता है। ऐसे 2 3 4 और जो है 2 3 4 5 और 7 एक अच्छे हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? विषम राशि, विषम राशि 1 3 5 7 9 और 11। 1 3 5 7 9 11 इनके लिए यह जो सात नाम बताए गए हैं अलग अलग अलग, क्षार क्षीर दधि घृत इक्षुदस मथ और शुद्ध जल, ये इनके लिए हो गया। अब जो सम राशियां हमारी बच गई हैं, 2 4 6 8 10 और 12, इसे नीचे से गिनेंगे। जैसे दो, दो कौन हो जाएगा? शुद्ध जल हो जाएगा। 4 कौन हो जाएगा? मत हो जाएगा। 6 कौन हो जाएगा? इकुरस हो जाएगा। 8 कौन हो जाएगा? घृत हो जाएगा। 10 6 घृत हो जाएगा। 10 दधी हो जाएगा। ऐसे ही हम इसे लेंगे। 2 4 6 8 10 12, ऐसे ही इसका हम मान करेंगे। ठीक है। सम में और विषम में, सब में इसे थोड़ा उल्टा कर देना है, नीचे से गिन लेना है, वो सामने आपके आ जाएगा। अब सप्तमांश कुंडली हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने आपको एक पद्धति दी है। विषम राशि, जैसे नववांश कुंडली में हमने देखा था कि 1 5 9, तो 1 5 में 5 9 में चर राशि कौन है, उससे हम गिनेंगे। वैसे ही सप्तमांश में विषम राशि में उसी राशि से गिनेंगे। विषम राशि 1 3 5 7 9 11। जैसे मान लीजिए यदि आपका लग्न 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है या 11 है, तो आप सप्तमांश उसी राशि से गिनेंगे। ठीक है। यदि आपका लग्न सम है, 2 4 6 8 10 12 है, तो आप इसे उस राशि से सातवीं राशि से गिनेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो लग्न है और आपके कुंडली का जो लग्न है वो मेष है, उसकी डिग्री जो है 4 डिग्री 17 मिनट के अंदर है, तो ये प्रथम नववांश में आ गया। तो प्रथम नववांश में जैसे ही आएगा तो इसे हम एक पे ही रोक लेंगे, क्योंकि एक से ही मुझे गिनना है सप्तमांश में, क्योंकि यह विषम है। यदि ये सम आ जाएगा, यदि यह सम आ जाएगा, जैसे आपका लग्न जो है वो 2 है और उसकी डिग्री जो है वो 4 डिग्री 17 मिनट ही है, तो इसे हम कहाँ से गिनेंगे? 2 + 7 कर देंगे।
8 आ जाएगा। 2 से गिनना है, 2 3 4 5 6 7 8। वृश्चिक, तो सम राशि का कहाँ चला जाएगा, वृश्चिक चला जाएगा, वृश्चिक लग्न हो जाएगा। आइए कुछ कुंडलियों पे इसे समझते हैं, बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले कुंडली पर निर्माण कीजिए इसका। जी, ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, इसका मान लीजिए हमें निर्माण करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लग्न को देखेंगे हम। लग्न की डिग्री क्या है, 1.32 मिनट, 1 डिग्री 32 मिनट लग्न की डिग्री है। ये कौन से नवभाग, एक कौन से सप्तमांश में आ जाएगा, पहले सप्तमांश में आएगा। लेकिन पहले सप्तमांश में आएगा वो ठीक है, लेकिन इसकी राशि क्या है, सम है या विषम है, सम है। तो सम में हमें कहाँ जाना होगा, सम में हम 12 से जो 7वीं राशि होगी वहां से हम इसे गिनेंगे। ठीक है, तो 12 से 7वीं राशि कौन सी है बताइए। इसका जो लग्न आ जाएगा सप्तमांश का, वो छठा आ जाएगा, 6 लग्न बन जाएगा। पहले ही सप्तमांश के अंदर है, 4.70 डिग्री के अंदर है, कन्या आ जाएगा। तो कन्या, इसे हम यहाँ कन्या लग्न की सप्तमांश कुंडली बन रही है। ठीक है, अब वैसे ही ग्रहों को भी हम लेंगे। गुरु की डिग्री देखिए क्या है, गुरु की डिग्री देखिए क्या है, 28 डिग्री 55 मिनट। ये कौन से नवमांश में आ रहे हैं, कौन से सप्तमांश में आ रहे हैं, 25 के बाद आ रहे हैं। 7वें में चले आए। अब हम कैसे इसे गिनेंगे बताइए। 7। अब मीत से हम लोग पहले, सबसे पहले जाएंगे 7, कन्या। अब कन्या से हम फिर 7 जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे कहाँ स्थापित करेंगे, गुरु को हम लोग, गुरु को हम लोग स्थापित कर देंगे मीन राशि में, जिस राशि में पहले से मौजूद है। लग्न, वो लग्न में नहीं होगा, वहां कहीं और जाएगा वो। ठीक है, मीन राशि में आपने कुंडली बनाई 6 लग्न की, छठे लग्न की कुंडली आप लोगों ने बनाई है। 7वीं की कुंडली, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक है, कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कुंडली जो बनाई है वो 6 नंबर की बनाई है। जी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने गुरु को कहाँ डाला? छठी सर सातवें हाउस बारह। में। हाँ, 12वीं राशि में आगे बढ़ते हैं। हम्म, गुरु के बाद फिर हम, जी, गुरु के बाद फिर अब आ जाएंगे राहु। जी। राहु कौन से नववांश में है वो देख लीजिए। राहु जो है वो सप्तांश सर दोनों इनका। नववांश में ही है। तो राहु जो लग्न में हम्म, ही आ जाएंगे। जी। चंद्रमा कौन से सप्तमांश में आ रहे हैं वो देखिए। चंद्रमा आ चौदह रहे हैं पॉइंट सर। 14 डिग्री 38 मिनट है। तो चंद्रमा जो आ जाएंगे चौथे चौथे में। चौथे में आ गए। जी। कौन सी राशि में है? ये पहली राशि में। पहली राशि में है। इसे कैसे गिनेंगे हम लोग? एक एक ही गिनेंगे सर। तो ये कहाँ जाएंगे? चौथी राशि में चले जाएंगे। सर एक ही है ना, तो ये पहले तो एक ही में जाएंगे ना ये। 12.51 डिग्री से 17.8 हाँ डिग्री के चौथी। बीच में है। जी जी। हाँ तो तो ये एक से चार चले जाएंगे, एक चौथे में दो तीन जाएंगे। चौथे में। चौथे में चले जाएंगे। ठीक है। जी। उसके बाद अब केतु, तो केतु को ठीक राहु के सामने लिख दीजिए। वो सातवें भाव में। हाँ, मंगल। मंगल की डिग्री जो है वो 17.59 डिग्री है। तो सत्रह जी। पॉइंट उनसठ डिग्री किस में जाएगा? पांचवा नवभांश में ये चले, जाएगा। पांचवें में चले जाएंगे। ठीक है। अब पांचवें नवभांश में जाएंगे और मंगल की राशि जो है वो कौन सी है? सम है सर, आठवीं। सम है, वृश्चिक है। हम्म, तो यहाँ से हम गिनेंगे तो कितना आएगा पांचवा? 12 आएगा। एक दो तीन चार, 12। लिखिए। तो सर ये तो सम है ना सर, सात ले जाएंगे ना इनको। 7 ले लिए तो तब ना गए। जी सर, एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक दो तीन चार पाँच। तो सर ये तो फिर छठे में इसमें लग्न में आ जाएंगे ना ये सर। वृश्चिक है, ठीक है। वृश्चिक है नहीं, तो ये छठे में आ जाएंगे। जी सर, तो लग्न में आ जाएंगे ना ये। हम्म, छठे में आ जाएंगे, वहां स्थापित कर दीजिए। उसके बाद फिर आपके शनि हो गए। शनि है आपका शनि 4:32। 4.32 है, दूसरे में चले गए हैं। दूसरे में। शनि विषम में है। जी सर। दूसरा नौभान 10वीं राशि में डालिए इन्हें। 9 1 10। 9 1 10। ठीक है। अब बच गए सूर्य। सूर्य कौन से हम्म। सप्तमांश में आ रहे हैं? 8.34 से एक 12.51 के बीच में तीसरे तृ- में आ रहे हैं। तृतीय में। तृतीय में आ रहे हैं। मकर में है। जी। मकर में तृतीय में छठे में आ जाएंगे। जी। एक ठीक दो है। तीन। जी। अब बुध। बुध की डिग्री जो है 11 है। 11 00.11 है। हाँ। प्रथम सप्तमांश में है। और हम्म। बुध विषम में है। जी। इन्हें जहां है वहीं स्थापित कर दीजिए, 11वीं राशि में ही। बुध। अब शुक्र बच गए। जी। शुक्र आ रहे हैं आपके पांचवें में। पांचवें नौ सप्तांश में है। पांचवें में है तो गिनिए कहाँ जाएंगे। तीसरी राशि में जाएंगे। 1 2 3 4 5, तीसरी राशि में शुक्र जाएंगे। कुंडली तैयार हो गई आप लोगों की।
कुंडली आप लोगों की तैयार हो गई? मैन्युअली कैसे बनाएंगे कुंडली, वो तो बनाना आप लोगों को आ गया। जी, यही कुंडली है, एक बार मिला लीजिए कि कुंडली यही है या अलग है। जो कुंडली आप लोगों ने बनाई है वही कुंडली है या अलग है, मिलाकर देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सप्तमांश कुंडली से हम संतान का विवेचन करते हैं, अर्थात संतान को देखते हैं इस कुंडली से। और साथ में संतान के साथ साथ आप धन को भी यहाँ से देखते हैं। सप्तमांश कुंडली के साथ में आप धन का भी विचार करते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, जैसे सप्तमांश कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए सप्तमांश कुंडली में संतान प्राप्ति का विचार किया जाता है। सप्तमांश कुंडली से हम संतान को देखते हैं, धन को देखते हैं। सप्तमांश कुंडली जैसे नववांश कुंडली के अंतर्गत भी चार चीजें जो है वो महत्वपूर्ण थी, दो भाव और उसके लौट। वैसे ही सप्तमांश कुंडली में भी पांचवा भाव और पांचवें भाव के लौट, पहला भाव लग्न और लग्न के लौट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रथम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी। और पुरुष की कुंडली से अधिक प्रधानता, पुरुष की कुंडली से अधिक प्रधानता, ऐसे पुस्तकों में तो पुरुष की कुंडली के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन गुरुदेव ने जैसा कहा है उसके अनुसार पुरुष की कुंडली से ज्यादा संतान का विचार जो है वो स्त्री की कुंडली से किया जाता है। ठीक है, स्त्री कुंडली से ज्यादा विचार किया जाता है। कहें तो संतान विचार में स्त्री कुंडली महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पुरुष की कुंडली का विचार किया जा सकता है, किया जाता है। पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी से संबंधित ग्रहों की अंतर्दशा में जातिका को संतान की प्राप्ति होती है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? जी। पंचम भाव के स्वामी से संबंधित ग्रहों की अंतर्दशा में जातिका को संतान की प्राप्ति होगी। परंतु पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो तो समस्यादायक है, तो संतान प्राप्ति में यह रुकावट देता है। यदि ये दोनों पीड़ित ना हो
पंचम भाव का स्वामी लग्न और लग्नेश पीड़ित अवस्था में नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। और कैसे पीड़ित को देखना है वो आप लोग सभी को पता है कि कैसे हम लोग देखते हैं। जो पाप ग्रह हैं और जो नैसर्गिक और जो कार्यात्मक रूप से जो पाप ग्रह हैं वो इनके संपर्क में आते हैं। लग्न लग्नेश पंच या पंचमेश के संपर्क में आते हैं तो इन्हें वो कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ित करते हैं। ये रूल आप लोग सभी को पता है, तो उससे ही हम इसे देखेंगे। जैसे यदि नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव या कार्यात्मक अशुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी के ऊपर हो तो संतान संबंधित समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे इस कुंडली में त्रिषणाय कहाँ गया है? त्रिषणाय इस कुंडली में आप लोग देख रहे हैं छठे भाव का स्वामी कहाँ? पांचवें भाव में गया है। शनि जो है वो नैसर्गिक शुभ है, नैसर्गिक अशुभ है। ठीक है। दूसरा, बहुत बड़ी भूमिका होती है मूल त्रिकोण की। तो मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की वो 11वीं राशि है, ना कि शनि की मूल त्रिकोण राशि 10वीं है। तो मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई है? तीसराय में गई है। तो इस कारण से इस जातिका को संतान संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कितने संतान होंगे, क्या, उसे समझेंगे। जितने रूल हैं पहले उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक करके सभी रूल को लगाएंगे। तो पंचम भाव या पंचम भाव से संबंधित जो ग्रह हैं उनकी दशा में संतान की प्राप्ति होगी, उनकी अंतर्दशा में संतान की प्राप्ति होगी। एक, यह जो दशा मैं बता रहा हूँ, दशा का समय आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए नहीं है कि ये चीजें जो हैं वो आपको कंसीव को दिखाएगा। कंसीव को ये चीजें आपको आपकी नहीं दिखाएगी, यह दिखाएगा आपके संतान के डिलीवरी को, संतान का जो जन्म होगा उसे यह दिखाएगा। ठीक है। ये अब संतान की प्राप्ति तो हमने देखा कि अंतर्दशा में हो रहा है। संतान कंसीव कब होगा? सबसे बड़ा प्रश्न है कि संतान जो है वो कंसीव कब होगा। तो संतान कंसीव को यदि हम देखते हैं तो मंगल गोचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है हम लोगों के कुंडली के अंतर्गत, बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जो कुंडली हम लोगों की बनती है, लग्न कुंडली जन्म कुंडली, वो भी एक गोचर है। वैसे ही मंगल जब पंचम भाव या पंचमेश के ऊपर से गुजरता है गोचर में, मंगल जब पंचम भाव या पंचमेश से गुजरता है तो बच्चा जो है वो कंसीव होता है। पंचम भाव के ऊपर से गुजरे या पंचमेश के ऊपर से गुजरे, तब जब दशा में पंचम भाव संबंधित ग्रहों की जब दशा होती है तो जातिका को संतान की प्राप्ति हो। अब कुछ रूल से पहले इस कुंडली में देख लेते हैं संतान प्राप्ति को लेकर। सबसे पहले लग्न को देखिए। लग्न क्या आप लोगों को पीड़ित दिख रहा है इस कुंडली में? वो बताइए। लग्न इस कुंडली में पीड़ित अवस्था में आप लोगों को दिख रहा है? लग्न में राहु बैठे हैं, लग्न में मंगल बैठे हैं, लग्न में सूर्य बैठे हैं। मंगल त्रिशदाय हैं।
राहु स्वयं नैसर्गिक हैं, मंगल नैसर्गिक के साथ साथ कार्यात्मक रूप में भी अशुभ हैं। एक रूल जो है वो पराशर जी का वो यह कहता है कि प्रायः देखा जाता है किसी भी कुंडली के अंतर्गत लग्न से जितने ग्रह का संपर्क होता है, लग्न पे जितने ग्रहों की दृष्टि होती है और संपर्क होता है, उतनी संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है, सप्तमांश के लिए रूल है। लेकिन वहीं जब अशुभ ग्रह आ जाए तो संतान प्राप्ति में वो समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ कौन आ गए? राहु आ गए, मंगल आ गए। सूर्य जो है वो 12वें के स्वामी हैं, वो न्यूट्रल हैं, लेकिन वो किसके साथ आ गए? मंगल और राहु के साथ आ गए। तो समझ लीजिए तीन तीन अच्छे अच्छे ग्रह इस जन्म कुंडली के लग्न को मिल गए। साथ में केतु तो राहु केतु के एक्सेस पे आ ही गया है। ठीक है, लग्न की स्थिति हम लोगों ने देख ली। अब पंचम भाव को देख लेते हैं। पंचम भाव में कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं। पंचम भाव पे दृष्टि किसकी किसकी जा रही है वो देखिए। किसकी दृष्टि जा रही है बताइए आप लोग। मून की। ठीक है, मून पीड़ित आपको कहीं से दिख रहा है? वो अब देखिए, मून आपको कहीं से पीड़ित दिख रहे हैं? कहीं से मून पीड़ित हैं? शनि से। शनि आपको कहीं से पीड़ित दिख रहे हैं? नहीं। तो ये जो जातिका की कुंडली है वो देख लीजिए क्या है। इस जातिका को संतान देने का कार्य जो है वो शनि दे सकते हैं, बुध दे सकते हैं और चंद्रमा दे सकते हैं। बुध क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वो लग्नेश हैं, वो दे सकते हैं। अब वो इन सब में जो रूल हम लोगों का है वो यदि इसके ऊपर हम लगाते हैं तो वो काम कैसे कर रहा होता है? जब शनि जब शनि संतान देने आएगा तो शनि तीसरा है और चंद्रमा के साथ आ गया तो पीरियड हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा तीसरा है। समस्या वहां आ जाएगा। जब चंद्रमा संतान देने को चलेगा तो शनि सामने आ जाएगा, वो कहेगा हम यही हैं। शनि समस्या देगा। बुध किसी प्रकार पीड़ित दिख रहे हैं आप लोगों को। लग्न पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है। बताइए, लग्नेश बुध है आप लोगों को कहीं से पीड़ित दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं कहूंगा लग्नेश भी पीड़ित है। क्यों? आपके ही घर में कोई व्यक्ति आ जाए और पूरा कचरा फैला दे, आप कहीं बाहर भी रहें, अपने घर से कहीं बाहर दूसरे जगह रहें, क्या आपको कष्ट नहीं होगा? आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन फोन तो वहीं से घुमाएंगे। अरे यार तुमने क्या क्या कर दिया, मेरी ऐसी स्थिति हो गई, वो हो गया वो हो गया, इतनी सारी बातें उसे आप सुना देंगे। आपके घर को उसने कचरा कर रखा है। आपका घर कचरा होगा तो आपको दुख होगा। वैसे ही बुद्ध का घर कचरा हो रहा है, बुद्ध को दुख होगा ही। बुद्ध पीड़ित अवस्था में जाएगा ही। ठीक है, तो बुद्ध जो है वो पीड़ित अवस्था में गया है।
तो संतान प्राप्ति के लिए एक चंद्रमा है जो संतान, एक शनि जो है वो संतान दे सकता है। अब वो पुनः आप लोगों का प्रश्न होगा कि इतना कुछ होने के बाद भी शनि कैसे संतान दे सकता है। शनि इसलिए संतान दे सकता है क्योंकि शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है। चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है। दूसरा, चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है, वो कार्यात्मक रूप में अशुभ हो गया है। लेकिन जब शनि की दशा आएगी तो चंद्रमा उसे कम परेशान करेगा, परेशान वो उतना नहीं करेगा, क्योंकि नैसर्गिक शुभ है वो, नैसर्गिक रूप में वो अच्छे फल देने वाले हैं। तो इस स्थिति में इस जातक को शनि की दशा के अंतर्गत संतान प्राप्ति होती है। ठीक है, एक रूल तो यह कह रहा है। अब कुछ और रूल हैं। क्या? आप लोगों को पता होगा कि इसमें हाउस एक्टिवेशन को भी देखना आवश्यक है। हाउस एक्टिवेशन देखने का मतलब है, जब इस जातक इस जब इस जातिका को जब संतान की प्राप्ति होगी तो उस वक्त जो हाउस एक्टिवेशन होता है, कौन सा भाव जो है किस साल एक्टिव हो रहा है, उसके आधार से पांचवा या 11वां या छठा भाव एक्टिव होना चाहिए, या छठा भाव या 11वां भाव या पांचवा भाव। और छठा भाव क्यों? क्योंकि छठे भाव में बुध बैठा है। और पांचवा भाव 11वां जो है वो संतान पक्ष के लिए, संतान को देखने के लिए, किसी की भी कुंडली हो, यूनिवर्सल है, एक्टिव होना चाहिए। पांचवा और 11वां, पांचवे के ऊपर, पांचवे के ऊपर और पांचवे के लॉर्ड के ऊपर शनि और गुरु का गोचर, यह भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीव, पिछली कक्षा में ही मैंने बताया था, जीव कारक जो है वो गुरु है, और काल, समय का जो कारक है वो शनि है। अच्छा, बहुत सोचने का विषय है। समय का, दुख का भी कारक शनि है, समय का भी कारक शनि है। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? अरे यार समय खराब चल रहा है, अर्थात शनि खराब चल रहा है। ठीक है, आइए, तो ऐसे किसी भी कुंडली को यदि संतान पक्ष को हमें देखना हो तो उसे देखने के लिए हमें इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन चार रूल को ही लगाकर हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रूल को लगा के हम प्रेडिक्शन कर दें कि हाँ ऐसा है, ये है, लेकिन इन तीन को अवश्य लगाना है। हाउस एक्टिवेशन को, गोचर को, शनि और गुरु के गोचर को, और दशा को। एक और रूल आप लोगों को मैंने बताया था, राहु और केतु का एक्सेस जो 5 और 11 पे होना चाहिए, या जहां बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी वहां होना चाहिए। तो ये चार रूल जो हैं वो लगाकर हमें देखने हैं, तब किसी को रिजल्ट देना है कि हाँ संतान की प्राप्ति होगी, कब होगी या नहीं होगी। ऐसे कुंडली देखकर पहले हमें यह देख लेना है कि क्या संतान का प्रॉमिस यह कुंडली दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। एक रूल मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया, सप्तमांश कुंडली का जो लग्न है उसके ऊपर शुभ ग्रहों का जितना प्रभाव होगा, जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतने संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्योंकि यह भी पूछा जाएगा कि भाई कितने संतान होंगे, क्या होंगे। सप्तमांश कुंडली में जितने भी ग्रह सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च अर्थात ऊंचे हैं, अंशों में ऊंचे हैं, वर्गों में ऊंचे हैं,
जो सर्वोच्च हैं, जो अंशों के अंतर्गत उच्च हैं, जो मूल त्रिकोण में है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, या जो स्वग्रही हैं, जो अपने ही राशि में। यदि ऐसे ग्रह जितने हैं कुंडली के अंतर्गत, उतनी ही अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी। और संतान के आने के बाद आपको धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तमांश जो है वो धन को भी दर्शाता है, सिर्फ सब संतान को नहीं देखता है, वो धन को भी दर्शाता है। सप्तमांश कुंडली का लग्न यदि विषम हो, एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, नौ हो, 11 हो, और गुरु सातवें भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, शुक्र, बुध, चंद्र, इनका भी साथ में प्रभाव हो जाए, यह शॉर्ट में कहें तो सप्तमांश कुंडली में विषम लग्न हो, उस पे शुभ हैं हम लोग। सप्तमांश कुंडली में यदि विषम हो, जैसे एक है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, 11 है, ये राशियां लग्न में हो और शुभ ग्रहों का साथ में प्रभाव हो, प्रभाव अर्थात दृष्टि हो या बैठे हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से लग्न से उनका संबंध शुभ ग्रहों का बन रहा हो, तो जातक का जो संतान, पहली संतान है, जो पुत्र होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। अब सप्तमांश के अंतर्गत भी धन योग बताए गए हैं, जो जैसे हम लोग लग्न कुंडली में देखते हैं वैसे ही इसके अंतर्गत भी धन योग है। यदि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5 और 9, इन भावों का स्वामी पंचम भाव या पंचम भाव से संबंध बना रहा हो, तो संतान की प्राप्ति सुखद रहती है। जो संतान की प्राप्ति है वो सुखद रहती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। इसे संतान सुख योग कहते हैं, संतान सुख योग कहते हैं। जो सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह तो शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा है, बुध है, गुरु हैं, शुक्र हैं, इनका संबंध, इन 4 ग्रहों का संबंध केंद्र से हो या त्रिकोण से हो, 1, 4, 7, 7, 10 या 5 और 9 से हो, इनके ही स्वामी होकर इन्हीं घरों में बैठना है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ जाएं।
तो यह एक धन योग का निर्माण होता है। यह एक धन योग का निर्माण करता है। एक कुंडली ले लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुंडलियां लेकर एक कुंडली अभी ले लेते हैं। सप्तमांश कुंडली धनु लग्न की बनाई है। धनु लग्न की सप्तमांश कुंडली बनाई है। तो कुंडली बन गई। लग्न में केतु, दूसरे भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में गुरु और शुक्र, पंचम में बुध, सप्तम में राहु, अष्टम में मंगल, नवम में शनि। कुंडली तैयार हो गई। एक बार दोहरा दे रहे हैं। धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में केतु है, दूसरे भाव में चंद्रमा है, गुरु और शुक्र चौथे भाव में है, बुध पांचवे में, राहु सातवें में, मंगल आठवें में, शनि नौवें में। ठीक है। पहली संतान का जो जन्म हुआ है वो 16 जनवरी 2014 को, 16 जनवरी 2014 को। आप लोग देखकर हमें बताइए इस कुंडली में कौन कौन ग्रह संतान को देने वाले हैं। देखिए, देखकर बताइए। सन कहाँ बैठा है?
सन तीसरे भाव में विराजमान है। सन जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है। लीजिए आप लोग कुंडली देख लीजिए। ये रही कुंडली। ठीक है। ये जो कुंडली है वो सप्तमांशी है। अब इसमें आप देखकर बताइए कि किसकी दशा में संतान की प्राप्ति हुई। या किसकी दशा में संतान की प्राप्ति होगी। विक्रम जी ने तो चार चार ग्रहों को अंकित कर दिया। बुध, मून, मार्स, गुरु, टीआरएस, बुध, मंगल। जब हम लोग दशा पे बात कर रहे थे तो एक कुछ चीजों चीजों पे मैंने आपसे बात की थी, तो कहा था मैंने कि कुंडली को देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुंडली पे पकड़ होने के साथ साथ आपकी दशा पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि हजार आपके कुंडली में राजयोग हो या कुयोग हो, लेकिन जब तक उसकी दशा नहीं आएगी तब तक वो फलित नहीं होगा। ठीक है। इस जातिका को संतान की प्राप्ति कब हुई है? मैंने आप लोगों को डेट दिया 16/1/2014। 16/1/2014 को दशा में देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि दशा को देखकर संतान की प्राप्ति जो हुई है वो कब हुई। चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा की दशा 31/3/2023 से चली 2/7/2000, 31/10/2013 से 2/7/2015 तक। इसके अंतर्गत ही संतान की प्राप्ति जातिका को हुई। चंद्रमा का संबंध मंगल से हो रहा है। मंगल जो है वो पांचवें भाव के लॉर्ड हैं। मंगल किसी भी स्थिति में पीड़ित दिख रहे हैं इस कुंडली में, बताइए। नहीं। चंद्रमा मंगल में परस्पर दृष्टि संबंध है, जिसके कारण संतान की प्राप्ति हुई जाता है चंद्रमा की दशा। चंद्रमा क्योंकि माँ का कारक, भावना का कारक, ममता का कारक है। ठीक है। तो कल और कुछ कुंडली लेकर जो चार पांच रूल पे हमने डिस्कस किया है आज, उन सभी चार पांच रूल को लगाकर देखेंगे कुछ कुंडलियों के ऊपर, सभी रूल को लगाकर यहाँ ये चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र में आप रोमांस देख रहे हैं, लग्न देख रहे हैं, कुछ भी यदि आप देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन को देख लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ चीजें हैं नक्षत्र बेस्ड होती हैं, उसे अभी नहीं है, चीजें जब निकल जाए उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।